सो लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पे एंड किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास कुछ कम्बिनेशन हैं थ्री क्वार्क्स के। थ्री क्वार्क्स पे जो कंबाइंड होते हैं उनको हम कहते हैं बैरियॉन्स। ठीक है। और हमारे पास अप 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 तीनों अप क्वार्क्स मिलके हमारे पास एक बैरियन बनाता है जिसके ऊपर चार्ज डेफिनेटली +2 होगा। इसकी स्पिन 3/2 होगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। और उसके पास जो बैरियर नंबर होगा वो +1 होगा। अब डेफिनेटली उसके पास कोई स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो स्ट्रेंजनेस उसकी 0 होगी। इसी तरह अप डाउन डाउन और अप अप डाउन जो होता है, वैसे हमारे पास क्या होता है अप डाउन डाउन, सॉरी अप अप डाउन। ये कौन सा पार्टिकल होगा? इसका नाम है, आपको पता भी होगा, जिसमें दो अप क्वार्क हो और एक डाउन क्वार्क हो। क्या कहलाता है? प्रोटॉन। चार्ज कितना कौन? होता है? +1। और इसके दो कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसकी स्पिन इसकी 2/3 एंड 1/2 आ सकती है। और बैरियर नंबर इसका भी 1 है, स्ट्रेंजनेस 0 है। इसी तरह अप अप एस, एस मीन के स्ट्रेंज क्वार्क इसमें मौजूद है। चार्ज जिस पर भी +1 है, इसकी भी स्पिन सेम है, लेकिन इसका बैरियर नंबर भी सेम है, लेकिन इसकी स्ट्रेंजनेस जो है वो -1 है। इस तरह अप स्ट्रेंज स्ट्रेंज से मिलकर उसकी स्ट्रेंजनेस -2। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर डाउन 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 आपके पास होगा तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही स्ट्रेंज स्ट्रेंज स्ट्रेंज, तीनों स्ट्रेंज मिलेंगे तो डेफिनेटली उसकी जो स्ट्रेंजनेस आ जाएगी वो -3 होगी। ठीक है। तो ये कुछ नंबर हैं, वैसे इसका अभी नाम नहीं यहाँ पे मेंशन, लेकिन अगर आपको डेफिनेटली इस तरह से कॉम्बिनेशन दिया हो तो आप सिंपली कह सकते हैं कि उसका बैरियन नंबर तो डेफिनेटली ये सारे के सारे बैरियंस हैं और पार्टिकल है, एंटाई पार्टिकल नहीं है, तो सारों का बैरियन नंबर +1 होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंज पार्टिकल इसमें है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेंजनेस भी होगी। ठीक है। पार्टिकल की जो क्वार्क है, स्ट्रेंज क्वार्क, उसकी स्ट्रेंजनेस -1। और एंटी स्ट्रेंज जो होगा, मींस कि अगर मैं एस बार करूंगा तो उसकी स्ट्रेंजनेस जो होगी वो +1 होगी। तो ये थोड़ी सी अपोजिट है बाकियों की निस्बत। अच्छा, ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड मीजॉन्स हैं, जैसे कि आपके पास पॉइऑन है। ठीक है। पॉइऑन आपके पास इसमें कोई स्ट्रेंज क्वार्क्स नहीं होता, पॉइऑन प्लस माइनस दोनों में। इसी तरह आपके पास जो की ऑन्स होते हैं उसमें स्ट्रेंजनेस पाई जाती है, एक एक स्ट्रेंज पार्टिकल पाया जाता है, एंटी स्ट्रेंज पार्टिकल, इसी वजह से इनके पास स्ट्रेंजनेस +1 है। ठीक है। और बाकी जितने भी हैं इसके अंदर कोई स्ट्रेंजनेस पाई नहीं जा रही, जो कि यहाँ पर उसने बताया हुआ है। तो वैसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है। मीजॉन्स के अकॉर्डिंगली अगर मीजॉन्स देखेंगे तो आपके पाइयन आपको पता होना चाहिए, म्यू आपको पता होना चाहिए, के ऑन्स हमें पता होना चाहिए ये। और एक इंपॉर्टेंट है वो आपके पास JSI मीजॉन। ठीक है। अब देखें बड़ी मजे की बात क्या है। पाइयन में आपके पास सिंपल अप डाउन के साथ रिलेशन है। केऑन्स में केऑन्स में जो है वो आपके पास स्पिन सॉरी स्ट्रेंजनेस पाई जाती है। ठीक है। इसमें क्या है? एंटी स्ट्रेंज है। एंटी स्ट्रेंज है तो इसकी स्ट्रेंजनेस +1 होगी। इसके अंदर क्या है? स्ट्रेंज है, इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होगी। इसके अंदर एंटी स्ट्रेंज है, इसकी स्ट्रेंजनेस +1 होगी। और इसके अंदर स्ट्रेंज पार्टिकल, इसकी स्ट्रेंजनेस -1 होगी। तो कहने का मकसद केऑन्स में स्ट्रेंजनेस पाई जाती है। दूसरी आपके पास ये डी के साथ है, इसके अंदर चार्मनेस है, लेकिन ये इतना इतना यूजुअली पूछा नहीं जाता। ज्यादातर पाइयॉन्स के साथ, केऑन के साथ और जेसाई पार्टिकल पूछा जाता है। अब जेसाई पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये बेस कर रहा होता है चार्म एंटी चार्म पे। आपको पता है ना कि मैंने क्वार्क्स की जनरेशन बताई थी आपको, अप डाउन, चार्म स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और वो जो आपके पास जेसाई पार्टिकल है उसने कंफर्म किया था कि चार्म क्वार्क भी एग्जिस्ट करता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर डेफिनेटली सिंपली MCQ में पूछा जा सकता है कौन? जो आपके पास JSI पार्टिकल है वो किससे मिलके बना है, या चार्म क्वार्क की किसने आइडेंटिफिकेशन की थी, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ वे के साथ बताया जा सकता है या पूछा जा सकता है। तो आपको डेफिनेटली पता हो कि JSI एक्चुअली पार्टिकल था जो कि चार्म एंटी चार्म से मिलकर बना। और डेफिनेटली जो JSI पार्टिकल होगा वो क्या क्या होगा? मीजॉन होगा। ठीक है। क्योंकि क्वार्क एंटी क्वार्क स्टेट है। और इसी तरह मैरी गेलमैन ने जब ये बनाए थे, ये इसको इसको मॉडल कहते हैं, ऑक्टेट रूल बनाते हैं, 8 उसने इसको एक कॉम्बिनेशन दिया था। उस वक्त हमारे पास जस्ट 3 क्वार्क उस वक्त डिस्कवर्ड थे, अप डाउन एंड स्ट्रेंज। उसने इन तीनों को यूज करके ही एक पैटर्न बनाया, जहां के जैसे कि यहाँ पे देखें, इस साइड पे हॉरिजेंटली स्ट्रेंजनेस +1, स्ट्रेंजनेस 0, स्ट्रेंजनेस -1, डायगोनली इलेक्ट्रिक चार्ज +1, 0 एंड -1। ठीक है। अब इसमें देखें उसने इसको तरतीब से बनाया कि अब एंटी स्ट्रेंज होगा तो आपके पास एक मीजॉन बनेगा,
ऐसे डाउन एंटी स्ट्रेंज होगा तो एक और मीज़ान होगा, इसी तरह ये ऑक्टेट और ये आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह उसने ये एक मॉडल बनाया था जो कि गिलमैन ने बनाया था, मैरी गिलमैन ने, एट द फर्स्ट प्लेस। 1 सेकेंड। ओके, तो ये उसने इस तरह से इसको तरतीब दिया, और इसी तरह ये तो आपके पास थे मीजॉन्स, ठीक है। और इसी तरह इसने जो बैरियॉन्स हैं 3 क्वार्क्स पे जो बेस कर रहे होते हैं उनको भी इस तरतीब से लिखा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने इसकी आइडिया देने के लिए कि सबसे पहले मैरी गिलमैन ने इसको तरतीब से दिया था, और इसी ने ही बताया था एट द फर्स्ट प्लेस कि भैया कि ये आपके जो मीजॉन्स हैं और जो आपके पास बैरियॉन्स हैं, ठीक है, ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, ये कंपोजिट्स हैं और ये क्वार्क से मिलकर बने हैं। और उस वक्त उसने ये सजेस्ट किए थे अप डाउन एंड स्ट्रेंज, और बाद में फिर पता चला कि सिर्फ ये नहीं है, इसके साथ 3 और भी हैं, तो 6 क्वार्क्स नजर आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट इज द बैरियर नंबर ऑफ क्वार्क्स? फ्रैक्शन में होगा। हाँ, टॉपिक वही है जो कि हम कल से शुरू किया हुआ था, पार्टिकल फिजिक्स का सेकंड पोर्शन है, वो क्वेश्चन है किया किसी ने। अच्छा, तो बैरियन नंबर अगर क्वार्क्स का पूछा जाए तो वो फ्रैक्शन में होगा। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटॉन है वो अप अप एंड डाउन से मिलकर बना है, तो तीनों को मिला के हमारे पास बैरियन नंबर +1 है। तो अगर इनका अकेले अकेले का पूछा जाएगा तो कितना होगा? 1/3 +1/3 +1/3। तो इट मीन्स कि इंडिविजुअल क्वार्क्स का अगर बैरियन नंबर पूछा जाएगा तो वो होगा 1/3, ठीक है। तो फ्रैक्शनल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जस्ट बताया है कि अगर क्वार्क्स को डेफिनेटली देखा जाए इन द टर्म्स ऑफ बैरियंस तो वो उसका 1/3 बैरियन नंबर आता है क्वार्क्स का। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कुछ जो ये बैरियंस। हम्म जो आपने पीछे JSI बताया, चार्म एंटी चार्म, तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल एनिहिलेशन। नहीं 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 नहीं, ये आपके पास बिल्कुल आपकी बात यहाँ पे करेक्ट है, और इसी वजह से इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई, क्योंकि ये इस तरह से एनालाइट करता नहीं है, ठीक है। और ये बहुत बहुत शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल होता है, बिल्कुल वैसे ही इसको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से होता है। जैसे पॉजिट्रॉनियम है ना, पॉजिट्रॉनियम पार्टिकल क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोजन एटम होता है। वैसे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सेंटर में आपके पास प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, ये आपके पास हाइड्रोजन एटम है। लेकिन इसकी जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं पॉजिट्रॉन को, जो कि एंटी पार्टिकल है, ठीक है, अब डेफिनेटली ये इनाइलेट होते हैं, लेकिन इनाइलेशन से पहले कुछ टाइम के लिए दे मेक अ टाइनी हाइड्रोजेनिक एटम्स, ठीक है, और वो रिवॉल्व फॉर करता है उसके गिर्द, और फिर उसके बाद ये इनाइलेट करता है, ठीक है। तो ये उस शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल एक पॉजिट्रोनियम भी बनता है, ठीक है, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ दे सकते हैं कि ऐसे जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम है, प्रोटॉन रिप्लेस हो गया है पॉजिट्रॉन से, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल है, ये सारे शॉर्ट लिव्ड पार्टिकल है, ये टिके कर जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए बनता है। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, अब ऐसे ही हमारे पास पार्टिकल हैं और एंटी पार्टिकल हैं, और उनकी स्ट्रेंजनेस भी यहाँ पे दी हुई है, अगर आपने इसको देखना हो तो देख लेंगे। वैसे ये इसका जो सोर्स है वो HRK है, तो आप वहां से बड़ा इजीली इसको डिटेल से देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल यूनिट्स। अब नेचुरल यूनिट्स क्या होते हैं? अब जब हम क्वांटम मैकेनिक्स कर रहे होते हैं या हम पार्टिकल फिजिक्स कर रहे होते हैं तो हमें बुला के H कट या सी के साथ सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है रिलेटिविस्टिक डोमेन होती है और क्वांटम मैकेनिकल डोमेन होती है, तो हर जगह H कट सी नजर आ रहा होता है, ऐसी है। तो हम नेचुरल यूनिट्स की तरफ चले जाते हैं, क्या करते हैं जी, हम कहते हैं कि भाई H कट बराबर है 1 के और सी भी बराबर है 1 के, एंड दैट इज जो बंदे पार्टिकल फिजिक्स को पहली बार देख रहे हैं वो कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो भाई, लेकिन हम जस्ट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं, ठीक है, ताकि हम H कट और सी से जान छुड़ा लें, ठीक है। और इस केस में हमारे पास नेचुरल यूनिट्स के अंदर आपके पास एनर्जी 1/टाइम के बराबर होती है, मीटर जो आपका है वो सेकंड के बराबर हो जाता है, ठीक है, नेचुरल यूनिट्स के अंदर। आप इसको क्यों यूज करते हैं? सिंपली हमारे पास क्या है, E = mc², ठीक है। एंड इफ आई टेक c² और c = 1, देन I simply write it at E = m,
सिंपल। इसी तरह अगर मैं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन को देखूं, ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी 4, तो अगर नेचुरल यूनिट्स में इसको लिखूंगा तो मेरी बहुत ही जिंदगी आसान हो जाएगी। सॉरी, मैं लिखूंगा एम सी स्क्वायर, सॉरी, इसके बराबर। ठीक है, तो बड़ी जिंदगी आसान हो गई है। इसी तरह अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर लिखूंगा, मेरे पास क्या होता है, माइनस एओटा एच कट पार्शियल और पार्शियल एक्स, या मैं जेनेरिकली लिखूंगा तो डेल लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो आ जाएगा माइनस एओटा डेल। ओके, एनर्जी को अगर मैं लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एओटा एच कट ओवर, उप्स, ये, तो मैं इसमें भी एच कट उड़ा दूंगा तो मेरे पास बड़ी जिंदगी आसान हो गई है। ठीक है, तो कहने का क्या मकसद है कि हम पार्टिकल फिजिक्स करते हुए हम एच कट से और सी से जान छुड़ा लेते हैं बाय टेकिंग सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है समहाउ, जैसे आपको यहाँ पे लग रहा है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मैस है, मैस के अंदर मोमेंटम ऐड हो रहा है और मिल के वो एनर्जी के बराबर आ रहा है, तो जब आप डायमेंशनली देखते हो तो हम रीस्टोर कर लेते हैं बाय एडिंग एच कट और सी जहां जहां पे मिसिंग है। ठीक है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी को लेके चलते हुए इसको कर लेते होते हैं, और जब हम रिलेटिविस्टिक डोमेन में होते हैं तो डेफिनेटली मीटर सेकंड की इक्वल फुटिंग पे ही होता है। ठीक है, और इसी तरह एनर्जी को भी मैं सेकंड की फॉर्म में या पर मीटर की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा, तो ये जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम देख लेते हैं कि हमने पढ़ा कि क्वांटम मैकेनिकल रजीम में कोई फील्ड जो है, जो वैसे एक्चुअली फील्ड होती है, वो वैसे फील्ड नहीं है जैसे कि हम क्लासिकली पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक इलेक्ट्रॉन के गिर्द और उसकी विसिनिटी में कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो वो फोर्स फील करता है। तो एक्चुअली वो फील्ड क्वांटाइज्ड है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन है। तो उसको लेके फाइमन ने डायग्राम बनाई जो कि बड़ी इजी थी, बड़ी मजे की थी, अंडरस्टैंड करने वाली थी। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन को मिट कर रहा है। दैट इज अ वर्चुअल प्रोसेस, दैट कैन नॉट हैपन इन एक्चुअल थिंग। ठीक है, जस्ट वो उसने वर्चुअली बताया कि कैसे होगा। तो टाइम डोमेन इस साइड पे चल रही है, टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, टाइम इस साइड पे चल रहा है। इलेक्ट्रॉन आया और यहां से इधर चला गया और साथ में उसने फोटोन को अमिट कर दिया, या फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब किया और वो आगे चला गया। जस्ट वो बता रहा है कि किस तरह से हमारे पास फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है थ्रू दैट वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स कहलाता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं इतना जा रहा क्योंकि डेफिनेटली दैट इज अ ह्यूज टॉपिक जिसको मैं टच कर जाऊंगा, तो मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसी तरह पॉजिट्रॉन जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टाइम डोमेन फिर भी ऐसी चल रही है, लेकिन फाइमन डायग्राम्स में जो आपके पास एंटी पार्टिकल होगा वो अपोजिट टू द टाइम जाएगा, मतलब बैकवर्ड इन टाइम जाएगा। लग ऐसे रहा होगा बैकवर्ड इन टाइम जा रहा है लेकिन जा आगे ही रहा है, लेकिन एरो ये बताएगा कि ये एंटी पार्टिकल है। ठीक है, एरो से ही पता चल जाएगा कि ये एंटी पार्टिकल बन रहा है। ठीक है, तो एंटी पार्टिकल यहां से यहां आया और फोटोन एमिट किया और निकल गया आगे। ठीक है, तो जा आगे ही रहा है, लेकिन नेगेटिव टर्म जो जो ये जो एरो है ये सिर्फ ये बता रही है कि ये पार्टिकल नहीं है, ये एंटी पार्टिकल है। ठीक है, इसी तरह एंटी पार्टिकल आया, उसने फोटोन अब्सॉर्ब किया और वो आगे की तरफ चला गया, और यहाँ पे भी टाइम ऐसा है। और ये आपके पास इंटरेक्शन है एट क्यू ई डी, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। ठीक है, अब रियल प्रोसेस की तरफ चले जाते हैं। लो जी, ये रियल प्रोसेस है, ये फाइमन डायग्राम्स है जिसमें इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से स्कैटर कर गया। ठीक है, सिंपल ये प्रोसेस है। फाइमन डायग्राम में क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन आया, इसने फोटोन एमिट किया, टिक 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 टिक, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने अब्सॉर्ब किया और ये स्कैटर कर गए। अच्छा, बड़ी मजे की बात है यहाँ पे, बड़ी मजे की बात है, आपके पास ये ऑन शेल पार्टिकल है, ये और ये ऑन शेल है। यू कैन ऑब्जर्व दैट पार्टिकल। ठीक है, ये ऑन शेल पार्टिकल है, यू कैन ऑब्जर्व दैट पार्टिकल। ओके, वेल, बट ये जो इसकी इनसाइड है, मैं इसका कलर चेंज करता हूं, ये जो फोटोन इस वक्त कम्युनिकेट कर रहा है, जब भी मीडिएटिंग पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो फोटोन है, चाहे वो ग्लूऑन है, चाहे वो डब्ल्यूजी बोसॉन है, वो वर्चुअल होंगे हमेशा। ठीक है, तो ये वर्चुअल फोटोन था जो कि दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ऑफ शेल पार्टिकल।
वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट, ठीक है, हम जस्ट इसको प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ ऐसे होगा। अच्छा, और ये ट्री लेवल यस, ये ट्री लेवल डायग्राम्स हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर के साथ बेस कर रही होती हैं। इसकी मैं ऑर्डर भी बताता हूँ कि क्या है, थोड़ा सा बस मैं आइडिया दूंगा क्योंकि लंबी कहानी नहीं मैं करना चाह रहा। अच्छा, अब टाइम डेफिनेटली यहां से यहां मूव कर रहा है। इसमें भी क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आया। अब इसमें क्या हुआ, पहले वाले ने फोटोन को इमिट किया और दूसरे वाले ने अब्जॉर्ब किया, क्योंकि ये थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है। तो है ये सेम ही प्रोसेस जो कि यहाँ पे हुआ है। अब ये वाला प्रोसेस देखें क्या है, टाइम यहां से यहां ही मूव कर रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, फोटोन भी यहां से यहां आया, सॉरी ये पॉजिट्रॉन भी यहां से यहां है, मूव यहां पे कर रहा है। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि ये एंटी पार्टिकल है, मतलब ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये एंटी पार्टिकल है, क्योंकि टाइम के में रिवर्स जा रहा है। अब ये आपस में इनालेट हुए हैं और इन्होंने क्या दे दिया, गैमा रेडिएशन दे दी, प्योर एनर्जी दे दी। दैट इज एक्चुअली पेयर इनाइलेशन, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव अस 2 photons, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइमन डायग्राम्स हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंडामेंटल इंटरेक्शन, और इस तरह के बहुत से कम्प्लेक्स। कहने का मकसद है कि इसी को अगर मैं ले लूं तो देयर आर मल्टीपल वेज कि ये इंटरेक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये आपके पास एक कम्युनिकेशन हुई, फिर दूसरे ने फिर से फोटोन एमिट किया, इसने फिर से अब्जॉर्ब किया एंड दे स्कैटर्ड, ओके, एंड दैट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। अब इसमें 2 फोटोन एक्सचेंज हो रहे हैं। कितने वर्टेक्स आ रहे हैं इसमें, वर्टेक्स ये होते हैं यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसमें 4 वर्टेक्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्री लेवल डायग्राम होती है जिसमें मिनिमम वर्टेक्स होते हैं वो मोर डोमिनेंट होता है, ठीक है। इसको कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट प्रोसेस होगा जिसमें आपके पास सिंगल फोटोन कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो ये मोर डोमिनेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। इससे मल्टीपल आगे चलते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम करेक्शन कर रहे होते हैं किसी एक प्रोसेस में तो डेफिनेटली बिल्कुल वैसे ही हम ऐड करते हैं जैसे हम बायनॉमियल सीरीज को ओपन करते हैं ना, तो उसकी हम टर्म्स को ऐड करते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इन इंटरेक्शन को भी हम ऐड करते हैं विद अ प्लस साइन। लेकिन जो सबसे पहले जो है हमारे पास वो ट्री लेवल डायग्राम है जो कि हमारे पास सिंपल ये है। तो वैसे मुझे इसको मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने मिटा दिया, चलो फुल्ली मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमारे पास थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन थ्रू फोटोन, और फोटोन कौन सा है हमारे पास, वर्चुअल। नेक्स्ट देख लेते हैं वीक इंटरेक्शन। अब वीक इंटरेक्शन जो है ये बड़ी मजे की है। वीक इंटरेक्शन में आपके पास जो मीडिएटर्स होते हैं वो होते हैं W+- एंड Z बोसॉन, ठीक है। अब हम कहते होते हैं कि जी वीक इंटरेक्शन से न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकालता है, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो निकालता है। वेल, इस तरह से हम लिखते हैं। एक्चुअल में फाइमन डायग्राम में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एक्चुअली किस पे बेस कर रहे थे, 2 डाउन 1 अप से, अप तो अप ही चला गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, डाउन तो एक डाउन तो ऐसे ही चला गया, ठीक है। ये जो डाउन है इसने एमिट किया या एक्चुअली इंटरेक्ट किया, W- बोसॉन को क्रिएट किया, और फिर कन्वर्ट होगा किसमें, अप को अप में। और ये जो W- बोसॉन है ये डिके किया इनटू 2 पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन और एक साथ में एंटी न्यूट्रिनो। अब यहां पे भी देखें टाइम यहां से यहां पे मूव कर रहा है, बाकी सारे टाइम के साथ आगे मूव कर रहे हैं, जबकि एक जो एंटी न्यूट्रिनो है वो ऑपोजिट मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम बता रही है एक्चुअली किस तरह से आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। और एक और बड़ी मजे की बात, कल लास्ट सेशन में पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि वीक इंटरेक्शन है या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। अगर तो आपको सबसे पहले नजर आ जाते हैं न्यूट्रिनोस रिएक्शन में, तो दैट इज ड्यू टू द वीक इंटरेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास स्ट्रेंजनेस चेंज होती नजर आ जाती है तो दैट इज ड्यू टू द वीक इंटरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके पास वीक इंटरेक्शन है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट, अब आपके पास ये सारे के सारे इंटरेक्शन है। पहले मैं बात कर लेता हूं इसकी, क्योंकि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब टाइम नीचे से ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस डायग्राम में और था तो इस डायग्राम में और। अब टाइम ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। ब्लू कलर का आपके पास क्वार्क आया है, इस साइड पे ग्रीन कलर का क्वार्क आया है, बीच में ग्रीन एंटी ब्लू क्वार्क्स ने मीडिएट किया इन दोनों के दरमियान, और जो ब्लू वाला था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया और जो ग्रीन वाला था ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली कन्वर्टिंग द कलर ऑफ द
क्वार्क्स। तो कलर पे भी हम बात कर लेते हैं, कलर क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्चुअल फोटोन से इंटरेक्ट करता है, वीक जो है वो W प्लस माइनस एंड Z बोसॉन से इंटरेक्ट करता है, और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो एक्चुअली आपके पास ग्लूऑन से इंटरेक्ट करती है, और जिसके ऊपर कलर चार्ज होता है, और मल्टी मतलब मिक्सचर ऑफ कलर चार्ज होता है, जैसे कि ग्रीन एंटी ब्लू, ब्लू एंटी ग्रीन वगैरह वगैरह, इस तरह से करके। अब बात कर लेते हैं टू न्यूक्लियॉन्स, टू हेड्रॉन्स, या मोर स्पेसिफिकली टू बैरियॉन्स में किस तरह से इंटरेक्शन होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो आपस में रहते हैं ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स। ओके, स्ट्रॉन्ग फोर्स कह दो, या आप कह दो कि ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाइऑन्स, तो ये अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो मीडिएट हो रही है ड्यू टू द क्वार्क्स, नॉट ड्यू टू द पाइऑन, ठीक है। लेकिन जब आपके पास जो आपके पास बैरियॉन्स हैं लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स मीडिएट होती है वो डायरेक्टली क्वार्क नहीं करता। वो कौन करता है जी? वो एक कंपोजिट पार्टिकल करता है जिसको हम पाइऑन कहते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द पाइऑन एक्सचेंज उनमें आपस में फोर्स जो है वो कम्युनिकेट होती है, जो कि यहां पे लिखी हुई है। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। जो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसको हम ग्लूऑन जिसका मीडिएटर है, वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू जो कि दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान फोर्स कम्युनिकेट हो रही होती है, वो हो रही होती है ड्यू टू द पाइऑन W प्लस माइनस, सॉरी पाई प्लस माइनस एंड पाई जीरो। तो ये एक्चुअली दो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन क्वार्क्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है और दो बैरियॉन्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, ये डिफरेंस है। ओके, इस डिफरेंस को आगे देख लेते हैं कि ये देखें, हम कहते हैं कि जी कलर के ऊपर, क्वार्क्स के ऊपर कलर चार्ज होता है, ठीक है। अब कलर चार्ज का क्या मतलब है? अब देखें, मैं इसको रोक नहीं वैसे सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये आपके पास है अप, अब ये है रेड, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया रेड, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया रेड, ये हो गया ग्रीन, ठीक है। इसी तरह ये वाला डाउन है, ये क्या हो रहा है? ग्रीन, ब्लू एंड रेड, ठीक है। अब ये किस तरह से ग्रीन ब्लू रेड हो रहा है? ये आपके जो मीडिएटर्स हैं, अब ये जो मीडिएट हो रहे हैं, ये आपके पास एक्चुअली क्या है? ग्लूऑन्स हैं, ठीक है, जिनके ऊपर क्या क्या कलर चार्ज होता है? ग्रीन, एंटी ब्लू, ठीक है, एंटी ब्लू, और इसी तरह से एंटाई एंटाई, दो मिक्सचर के कलर के किस्म के चार्जेस पर होंगे, जो कि आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, और सारे के सारे क्वार्क्स आपस में बाइंड रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या मैं इन क्वार्क्स को अलग कर सकता हूं? नॉट एट ऑल, कभी भी क्वार्क्स को मैं अलग नहीं कर सकता, ठीक है। मींस कि अगर एक ये क्वार्क है फॉर एग्जांपल डाउन क्वार्क है, दूसरा क्वार्क है फॉर एग्जांपल अप क्वार्क है, इसके बीच में ये ग्लूऑन है फॉर एग्जांपल, ये कभी भी नहीं छोड़ेगा इसको, इसको कभी भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको छुड़वाने की कोशिश भी करूंगा तो ये पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एंटी अप कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको तोड़ता भी हूं फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह से टूट जाएगा। तो दो आपके पास मीजोन्स बन जाएंगे, लेकिन ये आपस में कभी भी टूटेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि हम कभी भी क्वार्क्स को अलग नहीं कर सकते, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो इनफाइनाइट है, दोनों के दरमियान कभी भी उसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो इस तरह, इस सेंस में हम कहते हैं कि वो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो इनफाइनाइट है। अब कलर की बात की है, तो हम स्टैंडर्ड मॉडल को दोबारा से देख लेते हैं। अब अगर हम स्टैंडर्ड मॉडल को कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जिस जिस पर कलर चार्ज होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करेगा, ठीक है। और जिस पर कलर चार्ज नहीं होगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील कर सकता नहीं, ठीक होगी बात। अब ये बहुत मजे का टेबल है। अब यहाँ पे क्वार्क्स नजर आ रहे हैं आपको, इन पर कलर चार्ज होता है, या वो ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या रेड हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या एक्चुअली क्वार्क्स में कलर होता है? नो, नॉट एट ऑल। ये उनकी सिमिट्री है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन को कह लेते हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। हु नोस कि इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है। तो हमने बस सिमेट्री को देखा कि दो मिनिमम नंबर्स हैं जिससे हम इन दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अट्रैक्शन भी रिपल्शन भी। तो हमने नाम दे दिया नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, खुद से नाम दिया। इलेक्ट्रॉन को कोई पता नहीं मेरे पर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन को कोई पता नहीं नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। डेफिनेटली हमने उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम दिया। बिल्कुल इसी तरह जो क्वार्क्स की आपस में कम्युनिकेशन है, उसके लिए आपको तीन क्वांटिटीज चाहिए थी, और हमने उसको कलर से डिनोट कर दिया, क्योंकि वो वेरी हैंडी है
और समझना भी बड़ा उसका आसान है, ठीक है, इसलिए हमने उसको कलर से डिनोट कर दिया। अब क्वार्क्स के अंदर 3 कलर्स हो सकते हैं, ब्लू, ग्रीन एंड रेड, ठीक होगी बात। इसी तरह एंटी क्वार्क्स पे भी कलर होंगे। अब जो आपके पास बोसॉन्स हैं, अब देखो ये भी सारा ब्लैक वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, इनको कोई पता नहीं है कि देयर इज अ स्ट्रांग फोर्स। अब ये जो ग्लूऑन्स हैं जो कि 8 जनरेटर्स होंगे, वो डेफिनेटली आपके पास देखो ना, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ब्लू एंड एंटी ब्लू है, ठीक है, इस तरह से करके। तो ये मिक्सचर ऑफ ग्लूऑन्स होता है, मतलब 1-2 कलर का मिक्सचर होता है ग्लूऑन्स पे, ठीक है। अब ये आपके पास स्टैंडर्ड मॉडल है इन टर्म्स ऑफ कलर चार्ज, ठीक है। तो जिस जिस पर कलर चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को फील करेगा और वाया स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्ट कर सकता है। ओके वेल, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हम देख लेते हैं कि ठीक है, हमने देख लिया कि क्वार्क्स हैं, उन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, जैसा कि मैंने देखा कि अप पर हमारे पास चार्ज आता है 2/3, डाउन पर हमारे पास चार्ज आता है 1/3 -1/3, ठीक है। और इसी तरह मैंने ये देखा कि हर एक पर कलर चार्ज भी होता है, रेड होता है, ब्लू होता है और हमारे पास ग्रीन होता है। लेकिन ये किस तरह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं? तो फर्स्ट कंडीशन कि जो भी इंडिपेंडेंट पार्टिकल होगा जो कि क्वार्क से मिलकर बना होगा, उसका नेट जो कलर होगा वो व्हाइट होना चाहिए। वाओ, दैट इज फैसिनेटिंग, क्योंकि इसीलिए हमने कलर को इंक्लूड किया, क्योंकि रेड, ब्लू एंड ग्रीन को इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास व्हाइट कलर मिलता है। तो इसका मतलब है कि 3 क्वार्क्स को मिला के वी कैन मेक ए पार्टिकल जिसको हम बैरियन कहते हैं, ठीक है। मतलब अप अप एंड डाउन तो है ही है, और उन पर जो कलर होगा वो भी इसी तरह से होगा, एक ब्लू होगा तो दूसरा रेड होगा तो तीसरा ग्रीन होगा। और डेफिनेटली ये अपना कलर चेंज करते रहते हैं वाया एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एनिमेशन में दिखाया। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 क्वार्क्स मिलके बन सकते हैं, और इसी तरह 2 क्वार्क्स भी हम मिलके बना सकते हैं, जैसे कि एक रेड है और एक एंटी रेड होगा, तो वो दोनों मिलके आपस में एक मीजोन बना सकते हैं, ठीक है। तो 2 आपके पास कॉम्बिनेशन बन गए कि एक 3 क्वार्क्स पे बेस कर सकता है और दूसरा जो है 2 क्वार्क्स पे बेस करता है। लेकिन वो पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली या किसी भी टाइम के लिए इंडिपेंडेंटली बेशक वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, टोटल कलर चार्ज क्या होना चाहिए, व्हाइट, ठीक है। या तो इस तरह से हो सकते हैं, या एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन भी होगा, तो आपके पास एंटी प्रोटॉन बन जाएगा और उसका भी कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। तो अल्टीमेटली आपके पास फाइनल कलर क्या होना चाहिए, व्हाइट। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब ये देखें, ये आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये एक्सचेंज वाया पाइऑन कर रहे हैं, ठीक है, वाया पाइऑन। और पाइऑन इटसेल्फ एक कंपोजिट पार्टिकल है जो कि डाउन एंटी डाउन या अप एंटी अप से मिलके बन रहा होगा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि आपके पास जो प्रोटॉन के दरमियान एक्सचेंज है वो पाइऑन के थ्रू है, नॉट ग्लूऑन्स, ठीक है। तो ग्लूऑन आपके पास यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि रेंज जो है वो डेफिनेटली इनफाइनाइट रेंज है। तो सिंपली अगर रेंज को फाइंड करते हैं तो मैं इसकी बुक का रेफरेंस भी आपको शेयर कर दूंगा, बल्कि पूरी की पूरी बुक शेयर कर दूंगा, आप उनसे देख लेना है। ये आपके पास रेंज है, ये आपके पास उसका सिंपल सा फॉर्मूलेशन है कि एच कट ओवर एम एक्स इंटू सी। एम एक्स वो मैस है जो कि मीडिएटर का होता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपस में मीडिएट कर रहे हैं, सॉरी कम्युनिकेट कर रहे हैं, और मीडिएटर है बीच में एक्स। इस एक्स का जो मैस होगा उस पे बेस कर रही होगी उसकी रेंज। आप देखें बड़ी मजे की बात कि अगर किसी मीडिएटर का जो मैस होगा वो अगर 0 होगा तो रेंज क्या हो जानी चाहिए, इनफाइनाइट। देखते हैं जी। अब इसको पढ़ने की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, सॉरी हाइलाइटर किधर गया, ये in electromagnetic interaction has the infinite range, okay, because the exchange particle is massless photon, ठीक है। ये पूरी की पूरी बुक की ही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। The strong force between the quarks is also infinite, okay, also infinite range because the exchange particle is massless gluons। अब यहाँ पे ये फोटोइन उसने बताया हुआ है, ठीक है। इन कंट्रास्ट विद द वीक फोर्स, जिसके आपके पास जो है एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं वो हैवी होते हैं। डब्ल्यू प्लस माइनस एंड जी बोसॉन जो है इनका मैस होता है, जो कि कितना होता है, डब्ल्यू का 480 GeV
जी का अबाउट 91, ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो रेंज आ जाती है वो 10⁻⁻15 के अराउंड वोट आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो वीक फोर्स है दैट इज कॉल्ड वेरी वेरी शॉर्ट रेंज, और सम हम इसको कह लेते हैं कि जीरो रेंज या पॉइंट इंटरेक्शन है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली उसके पास एक रेंज है। ठीक होगी बात। अब ये जो 14 नंबर है, सम हो आपको ये में भी अटकाए कि भाई 14 नंबर में क्या लिखा हुआ था, ये जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके भी हम बता देते हैं, ठीक है। ये जो 14 नंबर है क्या कह रहा है जी, द फोर्स बिटवीन हेड्रॉन्स, जो कि मैंने अभी बताया, जो कि क्वार्क्स के दरमियान है, इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट इज नॉट ड्यू टू द सिंगल ग्लूऑन एक्सचेंज। वो पाईऑन के एक्सचेंज की वजह से आ रहा है, ठीक होगी बात। और उसकी जो रेंज होगी वो होगी 10⁻⁻15। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, या हम टू न्यूक्लियॉन्स के दरमियान की फोर्स का बात करें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, तो वो वेरी शॉर्ट रेंज है 10⁻⁻15। लेकिन उसका जो मीडिएटर है वो हमारे पास पाईऑन है, नॉट ग्लूऑन्स, ठीक है। तो अगर ग्लूऑन की बात करेंगे तो वो आपके पास डेफिनेटली इनफाइनाइट रेंज देता है। इसका मतलब है कि वो आपस में कभी भी टूट सकते नहीं है, मतलब क्वार्क्स क्वार्क्स कभी भी अलग किए जा सकते नहीं है। ओके वेल, ठीक होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। हमने कितनी फोर्सेस पढ़ी, हमने 4 फोर्सेस पढ़ी। 4 फोर्सेस कौन कौन सी, ग्रेविटी, ठीक है, जिसको हमने छोड़ दिया था बड़ी शुरू शुरू से ही। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये आपके पास एनर्जी है, मोर स्पेसिफिकली आप टेम्परेचर कह सकते हैं, ठीक है, कितनी आपने एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज किया है, ठीक है। मल्टीपल वेज से हमने इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसको इतना ही इतनी एनर्जी दे, कितनी जीईवी में एनर्जी है, और अबाउट 100+ जीईवी एनर्जी दें, तो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसके पास एक मीडिएटर है और जो वीक फोर्स जिसके पास 3 मीडिएटर्स हैं, वो मर्ज हो जाते हैं, और हम इस एनर्जी पे कोई अलग इंट्रैक्शन या कोई अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन या वीक इंट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं करते। तो इस पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रो वीक फोर्स बन जाती है, बजाय के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग हो और वीक फोर्स अलग हो। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स या इलेक्ट्रो वीक थ्योरी, जो कि एक्चुअली इसको बता रही है। और इस केस में इसके पास 3 नहीं, 1 नहीं, 4 मीडिएटिंग पार्टिकल होते हैं, 4, जो कि एक इसका और इसको मिला के, और सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं, मतलब इनमें कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि वीक में तो आपको पता है फर्क होता है W+ एंड Z बोसॉन का, ठीक है। और ये आपके पास डेफिनेटली फोटोन है। लेकिन जब इलेक्ट्रो वीक हो जाती है तो सारे के सारे 4 जो हैं वो सेम है, ठीक होगी बात। तो वो इलेक्ट्रो वीक फोर्स को लेके चल रहे होते हैं। ओके दैट्स फाइन। और ये प्रूव्ड थ्योरी है इलेक्ट्रो वीक थ्योरी, जिसपे अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज भी मिला और साथ में स्टीफन और ग्लेशो को मिला। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अगर 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 आप 10⁻15 GeV एनर्जी अगर अचीव कर लें, तो भैया उस पॉइंट पे आप गट को अचीव कर सकते हो। गट को क्या मतलब है जी, ग्रैंड यूनिफिकेशन। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होगी वो भी मैच कर जाएगी इलेक्ट्रोवीक के साथ, तो आपके पास ग्रैंड यूनिफिकेशन हो जाएगी, तीनों फोर्स मर्ज हो जाएंगी। ओके दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। लेकिन अभी तक इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, जीरो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ओके, अगर आप 10⁻15 GeV एनर्जी अचीव कर लेते हो, देन यू विल एंड अप विद द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जिसके पीछे स्टीफन हॉकिंग भी लगा रहा है, ठीक है। और इसका मतलब है उसमें आप ग्रेविटी को भी इंक्लूड कर लोगे, और अभी तक ये सारी की सारी जस्ट थ्योरीज ही हैं यहां तक, ठीक है। ये थ्योरी है, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। और जैसे आपको पता है कि ऐसी थ्योरी जिसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो, वो मैथमेटिक्स होती है, वो फिजिक्स नहीं होती, ठीक है। जब तक इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं आता तब तक ये थ्योरी है, कोई इसकी फिजिक्स नहीं हम कह सकते, ठीक है। और एक और बड़ी मजे की बात, मैंने आपको बताया कि अगर ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी प्रूव हो जाती है तो फिर बैरियन नंबर भी कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि बैरियन नंबर जो आपके पास ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी है, वो ये बताती है कि मे भी प्रोटॉन जो है वो एंटी बैरियन में डिके कर जाए, मतलब पाइऑन और समथिंग पाइऑन में, ठीक है। तो बैरियन नंबर भी मे भी कंजर्व ना हो अगर ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी जो है वो साबित हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये उस केस पे जाके बैरियर नंबर जो होगा वो कंजर्व नहीं होगा। ओके वेल, ये आपके पास इलेक्ट्रोवीक इंटरेक्शन थी जो कि उन्होंने बताई।
और डेफिनेटली अब्दुल सलाम वाइनबर्ग और ग्लाशॉव को इस पर नोबेल प्राइज मिला 1979 में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। और उस केस में जो आपके पास गेज थ्योरी होती है वो ये थ्योरी होती है, SU2 आउटर प्रोडक्ट, जो हम टेंसर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको आउटर प्रोडक्ट नहीं कहते, टेंसर प्रोडक्ट टू SU1। ठीक है, U1 एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए थी और ये किसके लिए थी, वीक के लिए थी। तो जब आपके पास इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन होती है तो आपके पास SU2 टेंसर प्रोडक्ट विद द U1, तो दोनों मिलके जो इनका टेंसर प्रोडक्ट होता है उस सिमेट्री को फिर इलेक्ट्रोवीक थ्योरी जो है वो फॉलो करती है। ओके ये बस मैंने वहां से उठा ली थी तो इसलिए यहाँ सारा लिखा हुआ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं पार्टिकल फिजिक्स में, ये बड़ी मजे की चीज है। ठीक है, इसको मैं वैसे कट करके अलग से भी लिखूंगा या शो करूंगा। अच्छा जी, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? 2 apples। ये एप्पल है वैसे, मैंने वैसे इसको ऑरेंज बनाए। ठीक है, ये ऑरेंज है। ओके, अब मुझे ये बताएं, अगर मैं इन दोनों को ऐसे मूव करवाता हूं, ऐसे मूव करवाता हूं, तो जब ये टकराएंगे तो क्या होगा? हम्म एप जो मैंगो सॉरी ऑरेंज हैं, जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड होने के बाद इन ऑरेंज का क्या बनेगा? ओके, लेस देन 1 मिनट रह गया है, तो आप सोचें इसको, तो मैं आपको रीजॉइन करवाता हूँ इसी जगह पे। ठीक है।